हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बच्चे देखो, मैंने जो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी चैप्टर थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आया जिसमें मैंने मुद्रा, बैंकिंग, सरकारी बजट, विदेशी विनिमय और भुगतान शेष, ये जो 5 चैप्टर थे, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया। और ये इसकी लास्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की, जिसमें मैं आपको जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एडीएएस से रिलेटेड जो चैप्टर है 7, 8, 9 टी आर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। समष्टि अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र और जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है बेटा, उसकी अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे जाकर के आप सब प्लेलिस्ट में देखो, जो चैप्टर उनकी वीडियोस तो आप जरूर किया करो, बट उसके अलावा भी मैं और वीडियो डालता रहता हूँ, अप टू डेट में डालता रहता हूँ। जो भी चेंजेस होते हैं या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने वहां पे फ्लो और उसमें स्टॉक में डिफरेंस ये सब बताए हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई है। करंट अकाउंट जो होता है कि ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ये सब चीजें मैंने वहां पे अच्छे से समझाई हुई है। और भी वीडियो में डाली, तो प्लेलिस्ट में देख लिया करो मैंने कौन कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, और जो वीडियो मैंने डाली है प्लीज उनको पढ़ लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत लगती है। तो ऐसे अगर क्वेश्चनों को, ऐसी वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है करना। क्लियर है कि ये मध्यवर्ती है, ये अंतिम है, ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये आपका स्टॉक है, प्रवाह है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, घरेलू आय में शामिल होगा नहीं होगा, तो इस टाइप की वीडियोस आपको देख लेनी चाहिए, जो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल रखी है, उसी समस्या अर्थशास्त्र की जो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी आपको। क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन के बीच में, वो भी आपको ध्यान देना होगा। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है, यह मानते हुए कि निवेश में वृद्धि 800 करोड़ की है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना है, यानी एमपीसी आपको 0.8 दिया हुआ, तो गुणक की प्रक्रिया को समझिए। क्या देखिए, गुणक की प्रक्रिया को आपको समझाना है। और ये क्वेश्चन बेटा आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, हर पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, इस बार भी मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। रीजन ये इंपॉर्टेंट बताने का कि एक बार ये आया हुआ था पेपर में और उसके बाद से शांत बैठा हुआ है, तो एकदम से धप्पा कर सकता है। इसका आंसर भी आपको मैंने शायद वीडियो बना रखी है, जहां तक मुझे ध्यान है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। निवेश की प्रक्रिया वाले जो वीडियो है छोटी सी, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से देख सकते हो। और जिसको अगर बुक से देखना तो बुक में भी आपको ये मिल जाएगा बेटा, बुक में है ये, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करने वाले 2 वैकल्पिक तरीके क्या है, तो आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करने वाले 2 वैकल्पिक तरीके क्या होते हैं, एडी बराबर एस होता है और आई बराबर एस होता है। तो आपको पता होना चाहिए, और वो कैसे संबंधित है वो भी आपको पता होना चाहिए। बट इसमें एक चीज आपको और ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाता है, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये दोनों इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 4 में जो मैंने कहा एडी बराबर एस, 2 सिचुएशन होती है, एडी बराबर एस होती है और आई बराबर एस होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि 2 वैकल्पिक तरीके हैं संतुलन स्तर प्राप्त करने के। बट इसके साथ साथ आपको ये वाले क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा कि अगर एडी ज्यादा हो जाए एएस से, या फिर एडी जो है कम हो जाए एएस से, ऐसे ही आई ज्यादा हो जाए एस से, या फिर आई कम हो जाए एस से, तो ये सिचुएशन जो होती है, ठीक है ना बेटा, ये सारी सिचुएशन आपको पढ़नी है। अगर आपने ये याद कर ली तो अपने आप ये याद हो जाएगी, अगर आप ये याद कर लोगे तो ये वाले याद हो जाएंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, मेरे अगर नोट से पढ़ा होगा आपने तो मैंने करा हुआ है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चनों में चारों कवर कर लिए, तो इसी के अंदर ही, ठीक है ना। तो प्लीज ये पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा जा रहा है काफी टाइम से, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके अलावा इसने बोला बचत वक्र से उपभोग वक्र और उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने का जो चरण होते हैं वो बताना होता है रेखा चित्र की सहायता से। तो ये पता होना चाहिए किस तरह से बचत वक्र से उपभोग वक्र और उपभोग वक्र से बचत वक्र बनाया जा सकता है। उसके अलावा मांग आधिक्य यानी स्फीति का अंतराल और अभावी मांग यानी अस्फीति अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में मांग आधिक्य तथा अभावी मांग की समस्या को दूर करने वाले मौद्रिक और राजकोषीय उपाय बताइए। तो राजकोषीय उपाय में तो बेटा आपके पास कितने टोटल 4, यहाँ पे तो आपके पास 4 है। और मौद्रिक में आपके पास आते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, 2 तरह के उपाय हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक के अंदर बहुत सारे हैं, आपको मैंने बताया था बैंक दर है ना, रेपो रेट, ठीक है, विपरीत रेपो दर विपरीत रेपो दर, ठीक है ना, ये जो इस टाइप की चीजें होती है, CRR, SLR, ठीक है ना। तो काफी सारे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो सीमांत कटौती हो गया, राशनिंग हो गया, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो चीजें आपको पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन बेटा बैंक वाले चैप्टर में भी आता है। अगर मौद्रिक उपाय की बात करें तो मौद्रिक उपाय तो बैंक वाले चैप्टर में भी दिखेगा ना,
और इस वाले चैप्टर में तो आपको राजकोषीय भी दिखेंगे। तो बैंक वाले में आपको मौद्रिक दिखते हैं, मैंने बोला भी था, मैं वहां पे भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना कि दोनों जब में से कहीं भी पढ़ लो, पढ़ना वही है कि दोनों में एक ही जैसा कंटेंट है। ध्यान रखना बस, अगर इस चैप्टर के हिसाब से पूछेगा तो जैसे क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, खाली ये बताओ CRR और SLR यानी जो आपका वैधानिक तरलता अनुपात होता है या नगद आरक्षित अनुपात होता है। CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात हो गया और SLR मतलब वैधानिक तरलता अनुपात हो गया। तो जो ये दो होते हैं, तो इनसे कैसे जो अस्फीतिक अंतराल और स्फीतिक अंतराल को सही किया जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या इससे कैसे अभावी मांग या फिर जो आपका मांग अधिक है उसको सही किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये रहा पे। या अगर मान लो उसको बैंक वाले चैप्टर से पूछना है तो कैसे बोलेगा कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है ना वो काफी ज्यादा है, मुद्रा का प्रवाह काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या मुद्रा का प्रवाह काफी कम है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो होता बेटा वही है, अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा इसका मतलब वो मांग अधिक वाली सिचुएशन ही पूछ रहा है आपसे। मुद्रा का प्रवाह कम होगा इसका मतलब अभावी मांग की सिचुएशन पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारे पॉइंट है तो मैं 2-3 पॉइंट पढ़ लूं, ऐसा नहीं, इसको सारे पॉइंट आपको रट्टा मारना है। बहुत आसान से भी मैंने पढ़ा भी रखे हैं, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा भी रखे हैं। बैंक वाले चैप्टर के लिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई थी, देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो बैंक वाले चैप्टर की मैंने इसकी ये मौद्रिक उपाय की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो इस वाले चैप्टर में तो मैंने इसी में डाल रखा, सारा बना के रखा हुआ है कि क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे होगा, सब समझा रखा है। तो प्लीज अच्छे से पढ़े इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, अंदर से घुमा फिरा के, जैसे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर 1 या 2 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अल्प रोजगार संतुलन का क्या अर्थ है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर यानी क्या, प्राकृतिक दर क्या होती है, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन अंतर में प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश मोस्ट इंपोर्टेंट में, ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी। वैसे बेरोजगारी अपने 4 पड़ी हुई है यहाँ पे, बट आपको जो चारों, आप प्लीज चारों पे ध्यान दे देना, पढ़ तो चारों लेना मगर मेन ध्यान देना ऐच्छिक और अनैच्छिक के ऊपर, कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने मुझे लग रहा है चांसेस आ जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एक्जेंटे सेविंग, एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट पढ़ा हुआ है ना। तो आपको ये जो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश यानी एक्जेंटे सेविंग और एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, जहां तक मुझे ध्यान है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी रिलेटेड है और बेटा ये यहाँ से भी रिलेटेड है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके कि प्रत्याशित निवेश, प्रत्याशित बचत ज्यादा है प्रत्याशित निवेश से, या फिर प्रत्याशित निवेश ज्यादा है प्रत्याशित बचत से। तो सिचुएशन को समझाओ, तो बेटा वो ये सिचुएशन की बात कर रहा है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखो मैक्रो के मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। न्यूमेरिकल बेटा आप कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल भी मैंने वीडियोस में डाले हुए थे, न्यूमेरिकल प्लीज अच्छे से करना, ठीक है ना। कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं होता है तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चे तो पूछ भी रहे हैं और मैं उनको आंसर बता भी रहा हूँ, ठीक है। कोई 2-2 कोई 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप भी प्लीज, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ ये मत सुनो तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना मुझे, ठीक है ना। कुछ मतलब घंटे का टाइम देना, बट ये कि जल्द दे दूंगा, पेपर से पहले दूंगा, टेंशन मत देना। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि है ना और भी बैचेस होते हैं तो उनको पढ़ाना होता है, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बट पेपर से पहले ही दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन जो भी होंगे, क्लियर है। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में, तब तक के लिए धन्यवाद।